हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इन चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री ऑफ 12th क्लास हम डिस्कस कर रहे थे फिनोमेनाज रिलेटेड टू द सरफेस, एडसॉर्प्शन, कैटालिसिस, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट कोलोइड्स। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। समटाइम्स जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको रिमूव करने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज डायलिसिस। डायलिसिस का नाम आपने डेली बेसिस पे सुन रखा होगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए प्रोसेस यूज होता है, तो हम उसी को यूज कर रहे हैं फॉर प्यूरिफाइंग कोलॉइडल सॉल्यूशन। इन दिस वी आर टेकिंग वन बीकर containing two supplies, one for water inlet and another one for water outlet. अब इसमें हमें एक बैग को हैंग करना है। दिस बैग कंटेन्स कोलॉइडल सॉल्यूशन हैविंग इलेक्ट्रोलाइट्स एज अ इम्प्योरिटीज। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वहां पे कैसे हैं, इम्प्योरिटीज की तरह है। जो ये बैग है इसमें एक स्पेशल थिंग है दैट द वॉल्स ऑफ दिस बैग आर सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल वर्ड का मतलब है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को अलाउड करे अपने अंदर से पास होने दे और किसी दूसरी चीज को पास ना होने दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक सोल्यूशन को फिल्टर करना चाहते हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर्टिकुलरली या तो सोल्यूट को पास करेगी या सॉल्वेंट को पास करेगी। सो हेयर दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेलोफेन मेम्ब्रेन, भी हम इसको बोल सकते हैं। पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी हम यूज कर सकते हैं। पिग ब्लैडर जो एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। सो हेयर इन दिस केस this semi-permeable membrane allowed electrolytes to pass through it but does not allow the colloidal particles to pass through it. So जब यहाँ से वाटर हम पास करेंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वाटर के साथ बाहर चले जाएंगे और इस बैग में हमारे पास प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स या कोलोइडल सॉल्यूशन बच जाएगा। दिस इज डायलिसिस। समझ आए, सिंपल सा मेथड है। सो what is dialysis? It is the process of, अगर हम डायलिसिस को एक्सप्लेन करते हैं, this is semi permeable membrane. What is dialysis? It is the process of removing a dissolved substance from colloidal solution with the help of semi-permeable membrane. With the help of semi-permeable membrane. सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन की जगह आप सेलोफेन मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं, पिग ब्लैडर वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। तो डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कोलोइडल सॉल्यूशन से डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस को या डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। This semi-permeable membrane allowed electrolytes to pass through it. Allowed only electrolytes to pass through it. ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को पास होने देती है, दूसरी को पास नहीं होने देती। तो यहाँ पे जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस थे या जो इम्प्योरिटीज थी, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने पास होने दिया और कोलोइडल सॉल्यूशंस को पास नहीं होने दिया। सो वी गेट आवर प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। नोट कीजिए। So on the same lines, डायलिसिस क्लियर है सभी को। डायलिसिस क्या होता है?
एक नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसी प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर दिया जाता है विद यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वन इज electrodialysis. Process is going to be same. Electrodialysis, डायलिसिस ही करना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ही हम चूज करेंगे। The setup is quite changed. Now we are placing two membranes like this. The middle part contains colloidal solution. The water inlet and outlet is quite same. Now इस पूरे सेटअप में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना है। We are going to apply the electric field here. One end is positive and another one is negative end. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट एज अ इम्प्योरिटीज है वो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो उन आयंस की मूव करने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। This negative one attracts the positive electrolytes, the positive charge, positive one attracts the negative. So वो immediately या थोड़ा फास्ट स्पीड से इस सॉल्यूशन से बाहर निकलेंगे और जो डायलिसिस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। क्लियर? सो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? Same thing, process of removing a dissolved substance from colloidal solution with the help of semi-permeable membrane in presence of electric field. Electrodialysis is process of removal of dissolved substances from colloidal solution with the help of semi-permeable membrane in presence of electric field. In presence of electric फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हम इस सिस्टम को या इस प्रोसेस को कैरिड आउट करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज स्पीड इंक्रीज हो जाती है, हम कोलोइडल सॉल्यूशंस को थोड़ा जल्दी प्यूरिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्लियर? नोट कीजिए आप इसको, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। So the last method for purification is ultrafiltration. Next one is ultrafiltration. अल्ट्राफिल्ट्रेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देखते हैं उसको। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हम कोलोइडल पार्टिकल्स के साइड से जो ज्यादा बड़ी इंप्योरिटीज होती है उनको रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्राफिल्टर पेपर। इन दिस प्रोसेस वी यूज अल्ट्राफिल्टर पेपर। क्या यूज करते हैं हम इसमें? अल्ट्राफिल्टर पेपर। अल्ट्राफिल्टर पेपर को बनाते कैसे हैं? वी आर टेकिंग वन फिल्टर पेपर, एक ऑर्डिनरी या सिंपल फिल्टर पेपर ले लीजिए, डिप इट इन 4% नाइट्रोसेलुलोज solution in अल्कोहल और ईथर। एक सिंपल पेपर लिया, उसको इस सॉल्यूशन में डिप किया। द सॉल्यूशन इज नॉन एज कोलोइडियन सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज नॉन एज कोलोइडियन सॉल्यूशन। आफ्टर डिपिंग दिस, अगेन सेकेंड वन, for hardening, dip the above paper। इस सॉल्यूशन में डिप करने के बाद dip the above paper
इन फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। पहले डिप किया पोर साइज को रिड्यूस करने के लिए, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में उसको डिप किया ताकि वो पेपर हार्ड हो जाए, हम उसको यूज कर सके, वो टोर ना हो। सो अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्रिपेयर किया, we can easily separate out the impurities which are larger in size in compared to colloidal particles. So these are some methods by which we are going to purify our colloidal solution. Ultra filter paper, pore size of ultra filter paper is less than simple filter paper. सिंपल फिल्टर पेपर से इनका पोर साइज कम होता है, तो हम इजीली कोलोइडल सॉल्यूशंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर। नोट कीजिए, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। So our next topic is properties of colloidal solutions. Next one is properties of colloidal solution. First property, colloidal solution is heterogeneous in nature. It is heterogeneous in nature. अगर नेचर की बात करें तो नेचर में कोलोइडल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। सेकेंड वन, विजिबिलिटी। कोलोइडल सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज वेरी करता है फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, सो दे आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। The particles of colloidal solutions are only visible with the help of microscopes. Third one, filterability. They are not going to be filtered with the help of simple filter paper. किससे filter कर सकते हैं हम इनको? With the help of, they filter out अभी अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया है विद अल्ट्रा फिल्टर पेपर। विद अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नॉन सेटलिंग इन नेचर। नॉन सेटलिंग, जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो खुद से सेटल डाउन नहीं होते, कभी भी आप उसको रख के छोड़ दीजिए, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। They only settle down with the help of centrifugation machine. They settle down with centrifugation machine. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम इनको सेटल डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज कोलोइडल सॉल्यूशंस जो हैं वो उनके पार्टिकल्स खुद से सेटल डाउन नहीं होते। नेक्स्ट वन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने सॉल्यूशन चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो अगर हम कंपेयर करें कोलोइडल पार्टिकल्स को ट्रू सॉल्यूशंस के साथ तो हम क्या बोलेंगे? कोलोइडल पार्टिकल्स में जो साइज है पार्टिकल्स का वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशंस, तो पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से उनके नंबर क्या हो गए? लेस हो गए इन कंपेयर टू
true solutions. So the colligative properties, value of colligative properties is less than true solution. तो अगर हम कोलोइड्स में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करेंगे तो उनकी वैल्यूज कम आएगी, किससे? उन वैल्यूज से जो ट्रू सॉल्यूशन के लिए है। इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइड्स, और रीजन क्या है? कोलोइड्स में पार्टिकल्स के साइज बड़े होते हैं तो उनका नंबर कम हो जाता है, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर, नॉट ऑन द नेचर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर, कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम कलर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज कलर। अब कोलोइडल सॉल्यूशंस का कलर 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने किस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर किया है। फर्स्ट थिंग कि जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने किस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर किया। सेकेंड थिंग, हमारे पार्टिकल्स का साइज कितना है, उनकी शेप कैसी है। थर्ड थिंग, ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन से या किस वे से उस लाइट को रिसीव कर रहा है या कोलोइडल सॉल्यूशंस को देख रहा है, उस पे वो चीज डिपेंड करती है। सो द फर्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कलर। First one, color depends on the wavelength scattered by dispersed phase. Depends on the wavelength scattered by dispersed phase. Dispersed phase, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स ने वेवलेंथ को किस तरीके से स्कैटर किया है या किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर किया है, कलर उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड वन, इट रिलेट्स टू द साइज एज वेल एज शेप ऑफ पार्टिकल। द कलर रिलेट्स टू द साइज as well as shape of the particles. Shape of the particles. Particles of dispersed phase, obvious. Next one, manner in which observer receive the light. जिस तरीके से ऑब्जर्वर उसकी स्कैटर्ड लाइट को रिसीव करेगा वहां से भी कलर हमें पता चल सकता है। Manner by which observer receive the light. ऑब्जर्वर ने किस तरीके से लाइट को रिसीव किया है वहां से भी हमें कलर का पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोल ऑफ सिल्वर, एक सिल्वर सोल है हमारे पास विथ 6 into 10 raised to power minus 5 millimeter diameter। सिल्वर सोल में अगर पार्टिकल्स का डायमीटर 6 into 10 raised to power minus 5 है तो ये जो सोल है ये हमें ऑरेंज येलो कलर का नजर आएगा। The soul appears orange yellow in color, and if this diameter increased 15 into 10 raised to power minus 15, this diameter decreased diameter, then this solution appears as violet. अगर सोल में पार्टिकल्स का डायमीटर चेंज होता है तो कलर भी चेंज होता है। सिल्वर का सोल अगर इतना डायमीटर है तो कलर होगा ऑरेंज येलो। इफ द डायमीटर इज दिस देन द कलर इज वायलेट। एक और एग्जांपल देखिए, सोल ऑफ गोल्ड with finest particle। जब पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा है, सोल ऑफ गोल्ड अपीयर्स रेड। एज द साइज इंक्रीज
कन्वर्ट इनटू पर्पल, पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फाइनली अगर हम कंटिन्यू साइज बढ़ाते रहेंगे एंड फाइनली इट बिकम्स ये गोल्डन येलो, एंड फाइनली इट बिकम्स गोल्डन येलो। सिंपल सी बात है, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से लाइट को स्कैटर करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग, एक और चीज लिख लीजिए, aqueous solution of milk appears blue in reflected light and red in transmitted light। जो aqueous solution है मिल्क का, aqueous solution of milk appears blue in reflected light and appears red in transmitted light। और रेड कब दिखेगा वो हमें? इन ट्रांसमिटेड लाइट। कुछ एग्जांपल्स हैं कलर के, किन किन चीजों पे कलर डिपेंड करता है कोलोइडल सॉल्यूशन का, वो देखा, कुछ एग्जांपल्स देखिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इज ब्राउनियन मूवमेंट। कलर क्लियर है सभी को? नेक्स्ट इज ब्राउनियन मूवमेंट। सेवेंथ प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए, ब्राउनियन मूवमेंट होता है जिगजैग पाथ, और ये जिगजैग पाथ फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, वन इज डिस्पर्स्ड फेज, अनदर वन इज डिस्पर्जन मीडियम। जब वो दोनों आपस में टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो अनबैलेंस्ड और अनइक्वल फोर्सेस लगते हैं कोलोइडल फेज के पार्टिकल्स पे। कंटिन्यू जब वो स्ट्राइक करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई होते रहेंगे, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन नहीं हो पाते और वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं इन द जिगजैग पाथ। जिगजैग मूवमेंट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट, यहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, डायरेक्शन दिस वन, this one, this one, this one, not a final movement, fixed movement, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दिस पाथ इज जिगजैग पाथ, और कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इसी पाथ को फॉलो करते हैं। रीजन मैंने अभी आपको बताया, जब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई करते हैं। लिखिए, डिस्पर्स्ड फेज कोलोइड, dispersed phase particles collide with dispersion medium particle, and there is and unequal and unbalanced forces will apply on unbalanced and unequal forces will apply on dispersion phase। कंटिन्यूअसली ये फोर्सेस लगते रहते हैं, that's why they continuously move, that's why they continuously move, जिसकी वजह से जो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन है वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। और यहीं से, इसी ब्राउनियन मूवमेंट वाले कंसेप्ट से हम स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो स्टेबल होते हैं, आपस में कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, फोर्सेस अप्लाई करते रहते हैं। सो अगर कोई सिग्निफिकेंस पूछे आपसे ब्राउनियन मूवमेंट की, सिग्निफिकेंस
Brownian movement helps to explain the stability of colloidal solution. The stability of colloidal solution. नोट कीजिए. उसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की, विच इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज इतना होना चाहिए कि वो लाइट को स्कैटर कर सके, और वो करते भी हैं. सो टिंडल इफेक्ट. Tyndall effect is scattering of light. आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं. डार्क रूम में बैठ जाइए जहां पे सिर्फ एक विंडो या फिर कोई एक ब्लॉक है जहां से सनलाइट अंदर आती है, तो आप इजीली देख सकते हैं पार्टिकल्स की मूवमेंट को, जिगजैग पाथ को. तो उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. फर्स्ट दिस फिनोमिना ऑब्जर्व्ड बाय फैराडे, एक साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने सबसे पहले इस फिनोमिना के बारे में पढ़ना शुरू किया. फिर बाद में टिंडल ने इसको कंटिन्यू किया. और कंडीशंस क्या थी इस इफेक्ट की? कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट. फर्स्ट कंडीशन इज द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज नॉट मच स्मॉल. Diameter of dispersed phase particles is not much small. जिस वेवलेंथ की लाइट को वो स्कैटर करेंगे उसके साथ ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. The diameter of dispersed phase is not much smaller than the wavelength of light used. Much smaller than the wavelength of light used. जिस वेवलेंथ की हम लाइट यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में डायमीटर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए स्कैटरिंग को ऑब्जर्व करने के लिए. सेकेंड वन, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल का जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है ना, दोनों का अलग अलग, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए. द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड. डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड. रिफ्रैक्टिव इंडिसेस क्या होता है? जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो किस एक्सटेंट पे अपने पाथ को चेंज करती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. क्लियर? सो दीज आर द कंडीशंस बाय विच वी कैन एक्सप्लेन द टिंडल इफेक्ट. कंडीशंस होनी चाहिए. फर्स्ट वन डायमीटर का देखा, सेकेंड वन हमने रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का देखा. एक चीज देखिए यहाँ पे, नोट कीजिए इसको पहले. द वन लास्ट डेफिनेशन फॉर टुडेज लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, टिंडल कोन. लेट अस कंसीडर वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट. दिस लाइट कन्वर्जेस with the help of the lens and passed through a solution of NaCl. NaCl के solution से हम इसको पास करेंगे. After this gold सोल से हम उसको पास करेंगे. पहले NaCl के solution से पास किया, फिर उसी लाइट को हम किससे पास कर रहे हैं? गोल्ड सोल से पास कर रहे हैं. इन द वेरी लास्ट वे प्लेस्ड अ स्क्रीन और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. जब ये लाइट यहां से पास हो रही है तो NaCl सॉल्यूशन में हमें लाइट ऑब्जर्व ही नहीं हुई. द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विव्ड
NaCl के सोल्यूशन में हमें लाइट नजर नहीं आई जब हमने उसको वहां से पास किया। नेक्स्ट जब हम उसको गोल्ड सोल से पास कर रहे हैं तो वहां पे कोन की फॉर्मेशन में हमें लाइट नजर आई, जिसको हमने बोला टिंडल कोन। एक कौन बन गया, आइसक्रीम कोन। उस टाइप से लाइट का रास्ता दिखा तो वहां पे हमने क्या बोला कि इसको हम क्या कहेंगे, टिंडल कोन। क्लियर? एंड द Tyndall effect confirms the heterogeneous nature. The Tyndall effect confirms heterogeneous nature. Heterogeneous nature. In this beaker we have NaCl solution and in this beaker we have gold soul, जिसमें particle का size in comparison to true solution is greater. So this is all about purification and properties of colloidal solution. नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं।